Finally, the much awaited video of TGT Science is here, in which I have discussed all the details. आपको इस पूरे वीडियो में 2-3 सेगमेंट्स में बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी साइंस के सिलेबस के बारे में। स्पेसिफिकली साइंस के लिए ही ये वीडियो है, और इसमें पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे साइंस के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। मैं कंटेंट का ब्रेकअप किया हुआ है, कैसे आपको अप्रोच करना है सिलेबस को, कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है और क्या क्या जरूरी है उसके बारे में। सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट अप्रोच एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस। जैसे कि आप सबको पता है कि 40 और 60 का मार्क्स डिवीजन है, तो उसमें 60 को कैसे अप्रोच करना है, 40% को कैसे अप्रोच करना है, दैट आई विल लेट यू नो। एंड थर्ड में मैं डिस्कस करूंगी कि 2023 का कट ऑफ क्या रहा था, कितने पीजीटी और टीजीटी दोनों का। मैं कट ऑफ का एनालिसिस दे दूंगी, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी टीजीटी साइंस के बारे में। एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग कि पेपर जो पीवाईक्यूज है वो कहाँ से अप्रोच किया जाए, उसके लिए क्या आंसर होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो। एंड देन पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है और उसके लिए कैसे पढ़ाई किया जाए, कौन से बुक्स को रेफर किया जाए और कितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाए। एंड देन आई विल डिस्कस द पोस्टिंग ऑल्सो, कि कितने रीजन्स में कितने स्कूल्स अवेलेबिलिटी है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, किसके प्रेफरेंसेस ज्यादा है। स्ट्रैटेजी दे रही हूँ या जो मैं आपको सिलेबस ब्रेकेज करके बता रही हूँ, तो आपके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है। सिर्फ सिंपल सिलेबस ब्रेकेज में यही डिस्कस होगा, बाकी जो टॉपिक्स है उसका क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर आप 8, 9, 10 की एनसीईआरटी को तो खरीद लीजिए। मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर किया है, और मैं ओल्ड एनसीईआरटी को सेकेंड हैंड खरीद लाई हूँ, जिससे रीड करने में मुझे आसानी होती है। कि मैं बुक से डाउनलोड करने से बेटर है कि मैं फिजिकल फॉर्म में कुछ प्रेजेंट हो, उससे रीड अच्छे से कर पाती हूँ। तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट है, आपके लिए शायद ऑनलाइन भी कन्वीनियंट रहेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप खरीद के ला सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप 8, 9, 10 की एनसीईआरटी तो ले ही आइए, समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 9th और 10th दोनों में मिल जाएगा। क्लास 9th में कुछ पार्ट्स है, और क्लास 10th में तो इंटायरली आपको पूरा चैप्टर ही एज इट इज मिल जाएगा, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, इन सबके बारे में डिटेल्स में डायग्राम के साथ में मेंशन है, तो आप वहां से वो पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइट चैप्टर आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। इसको भी आपको बाहर से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन ये सब मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज, सब कुछ। और इसमें जो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि ये सारे चैप्टर्स का ना एप्लीकेशन पूछते हैं। ये एमसीक्यू बेस बहुत अच्छा इसका बनता है, और इसमें कभी भी पूछ लेते हैं रेनबो में क्या इफेक्ट होता है इसका। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको क्लास 10th में मिल जाएगा, चैप्टर 14। ठीक है, मोशन, फोर्सेस, ये जो पूरा पार्ट है ये एज इट इज आपका सब कुछ, इनर्शिया, मास, मूवमेंट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री कंजर्वेशन। तो ग्रेविटेशन कहाँ पे आपका प्रेजेंट है, ये इंटायरली आपका प्रेजेंट है चैप्टर। मेरे को चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए मैं टाइम ले रही हूँ। चैप्टर 10th में क्लास 10th और 9th दोनों में प्रेजेंट है ये चैप्टर। ठीक है, जिसमें वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप उसको डिटेल में वहां से पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से डिटेल में पढ़ने का मतलब ये भी है कि अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन पार्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फ्लोटेशन चैप्टर मेंशन मैं करना भूल गई हूँ, 9th और 10th दोनों में ये मेंशन है। ठीक है, साउंड, इसकी प्रोपगेशन, मीडिया, स्पीड, साउंड रेंज, स्ट्रक्चर, सोनार, हाँ इको और सोनार में डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इसका डायग्राम, ये सारे आपके क्लास 9th में चैप्टर 12 में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट। देखो, मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, नेचर एंड बिहेवियर तो आपको चैप्टर 1 और 2 ऑफ क्लास 9th मिल जाएगा। जब आप बिगिनिंग करोगे अपना एनसीईआरटी 8th, अगर आप नहीं उठा रहे 9th, तो आप इस चैप्टर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसमें आपको डिवीजन, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में पैराग्राफ वाइज मेंशन है। आपको इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ 10th में नहीं प्रेजेंट है, 9th में नहीं प्रेजेंट है, 11th क्लास से आपको पढ़ने हैं। मैं वो टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया, हेनरी लॉ हो गया। ठीक है, ये सब तो आपको एग्जाम्पल उसी में मिल जाएगा। आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में, प्रॉपर्टीज भी आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगी। लेकिन मैटर ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये फिजिकल केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल आप जितने हो सके जहां से हो सके कर लो। वैसे तो 9th क्लास में एक टेबल फॉर्मेट में दिया भी हुआ है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गेज लॉसेस,
लॉ, अवोगाड्रो नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मासेस की बेसिक डेफिनेशन तो आपको 9th क्लास में मिल जाएगी, लेकिन उसको बियॉन्ड दिस पढ़ना है तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर दिस थर्ड पार्ट, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोलर कॉन्सेप्ट हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, ये सब आपको क्लास 11th से पढ़ना पड़ेगा। दिस पार्ट ऑल्सो क्लास 11th, ठीक है। तो मैटर आपका डिटेल में वहां से कवर हो जाएगा और मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सबके मॉडल और उनके एप्लीकेशंस, ये सब आपको क्लास 9th में मिल जाएगा। आपको उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाना है, ठीक है। क्लास 11th में भी जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फिजिक और एवोगाड्रो लॉ, हेनरी लॉ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बारे में अगर पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 पढ़ना है। चैप्टर 2 मत पढ़िएगा। मतलब स्मार्ट स्टडी बट सेक्शंस अच्छे से डिवीजन समझ लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िएगा। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स का क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th मिल जाएगा। पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्लास 11 से पढ़ना है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस में आते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस भी आपको चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th में मिल जाएगा, अच्छे से दिया हुआ है ये। लेकिन इसका कौन सा पार्ट आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बताती हूँ, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड बेसिस सोर्सेस, सॉल्ट क्लासिफिकेशन, ये जो है ये वाला पार्ट वो आपको क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल उस पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने से मेरे को नहीं लगता 1-2 क्वेश्चन मैटर करेगा, मतलब अगर आता भी है तो, ठीक है। तो ये छोड़ सकते हैं। देन केमिकल रिएक्शन क्लास 10th सफिशिएंट है। क्लास 10th में सारी केमिकल रिएक्शंस को आप जॉट डाउन करिए, उस चैप्टर्स जितनी है, एक्सरसाइजेस में जितनी दी हुई है उन सबको, उनको एक पेज पे लिखिए, सारी रिएक्शन को रिवाइज करिए, उनको बैलेंस करना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता भी है। तो और बोर्ड में भी एमसीक्यूज मोस्टली से पूछते, तो आप इसको कर सकते हो। एक आप बोलोगी तो फिर मैं एक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें मैं सारी रिएक्शंस को जो प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, बोर्ड में भी पूछी गई है और एनसीईआरटी में भी दी हुई है, उस पर एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, जिससे आप सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो। तो ये क्लास 10 से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर 1 में प्रेजेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज ऑल्सो इंटायरली प्रेजेंट इन चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th। इनकी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस, ये सब आप जान सकते हो। अभी क्वेश्चन भी आया था शायद रेजिस्टिविटी पे, हाईली रेजिस्टिव, नॉन रेजिस्टिव है मेटल, तो वो केवीएस एनवीएस में शायद, तो वो एक सिंपल क्वेश्चन वहां से बना था। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब कुछ आपको चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th में मिल जाएगा। नाउ कम टू कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स तो इंटायरली 10th क्लास में प्रेजेंट है चैप्टर 4 में। आपको कुछ पार्ट जो 11th क्लास से पढ़ना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये 11th क्लास में है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 11th क्लास में है। अल्कोहल प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर, ये सारा का सारा 11th क्लास से पढ़ना है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास, ओके। Then conservation of natural resources, pollution of river water, Ganga action plan, improvement of quality of water, need for sustainable management, development of non-conventional energy resources, ये सारा का सारा आपका चैप्टर 16 ऑफ क्लास 10th प्रेजेंट है। वहां से पूरा का पूरा आपको ऐसे मिल जाएगा। कुछ जैसे पोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो आप 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना इस चैप्टर के लिए इतना हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। ये आप 8, 9, 10 में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट्स इसका पढ़ते हुए आ जाओगे, तो इसमें आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा। ये करने का इतना वो नहीं लेना है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है, ये 12th क्लास के केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे उसमें ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो ये दो वाले पार्ट के लिए थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेना। ये 2 टॉपिक के लिए 12th की एनसीईआरटी रेफर कर लेना एक बार। अल्कोहल्स की भी प्रिपरेशन उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, तो एक बार वो रेफर कर लीजिएगा। मैन मेड, हाँ, ये जो मैन मेड मटेरियल, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन के लिए मैं बोलूंगी दिस वन
कि ये स्पेसिफिकली कहीं मिला नहीं है, मिला इन द सेंस कि डिटर्जेंट आप कहीं ना कहीं पढ़ लोगे, 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, पॉलीमर, फाइबर और प्लास्टिक्स बहुत अच्छे से 8th क्लास में दिया हुआ है। सोप्स आप 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, बट कार्बन फाइबर, ग्लास, पोर्सलिन, सीमेंट एंड सिरेमिक्स, इनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। मेरा मतलब कहीं से अरेंज करने का ये है कि अगर आप उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, मैं बताऊंगी कहाँ से देखना है, और उसमें कोई क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, तो आप उसकी एक शॉर्ट नोट निकालो, एक पेज के नोट्स बहुत सफिशिएंट है, उसके एग्जांपल्स जॉट डाउन करो, ताकि आप जब मेंस अपना लिखोगे तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे और उन्हें कोट करो। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे सिलेबस का बहुत ही कम परसेंटेज कैरी करता है, तो अगर आप ये छोड़ भी देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एज सच। ग्लासेस में भी अमॉर्फस, नॉन अमॉर्फस ग्लासेस होते हैं, फाइबर्स में भी सेम जाएगा, कार्बन फाइबर्स में। तो कुछ कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, मतलब पूरा इंटायरली उसको थोड़ा रीडिंग नहीं करनी है, बस इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन पार्ट एंड एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नाउ द लाइफ प्रोसेसेस, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये 11th क्लास में नहीं जाना है फॉर द फिजिक्स सेक्शन, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए ही 11th क्लास और 12th क्लास को प्रेफर करना है, सिर्फ 10th तक सीमित रखनी है फिजिक्स को। अब बायोलॉजी में भी मोस्टली पार्ट आपका 9th और 10th से ही कवर हो जाएगा, 11th में कुछ ही सेक्शन आपको पढ़ने, बाकी तो उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस इंटायरली आपको क्लास 10th में मिल जाएगा, चैप्टर 6, कहीं नहीं जाना है इसके लिए। ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं जाना है, चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th रिप्रोडक्शन, कुछ कुछ पार्ट आपको 12th में मिलेगा, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का वेटेज डिस्क्रिप्टिव में इसमें ज्यादा है, और भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगी कौन सा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दिस इज इंटायरली फ्रॉम चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9th, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स लॉ, इससे क्वेश्चन बनता है। फॉसिल्स क्या होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, इसको अच्छे से रीड कर लोगे आप अगर चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th को, उतना सफिशिएंट है। नेचुरल रिसोर्सेज फंडामेंटल, ये तो बहुत बेसिक है, 8, 9, 10 तीनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी कहीं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन ह्यूमन आई को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें चैप्टर बता देती हूँ आपको, 11th ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन आई के डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोलॉजी पार्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर हो सकता है तो सारे डायग्राम्स को एक अपना नोटबुक में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए फॉर द बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है, बायोलॉजी पार्ट के लिए। टिश्यू इंटायरली फ्रॉम 9th चैप्टर 6, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज आई टोल्ड यू, 9, 10th और 8th तीनों में आपको मिल जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हायरार्की, क्लासिफिकेशन, प्लांटी एनिमल का डिफरेंशिएशन, बेसिक क्लासिफिकेशन डिटेल्स, ये सब आपको चैप्टर मैं भूल गई हूँ, शायद ये क्लास 9th में, हाँ ये क्लास 9th में है, ठीक है, ये क्लास 9 से आप पढ़ लीजिएगा। वाई डू वी फॉल इल, बेसिक डिजीजेज और उनके कॉजेज, उनके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डिफरेंसेस, ये सब टेबल के फॉर्मेट में डिजीजेस लिखिए, उनके ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, कॉजेज, ऐसे करके आप पूरा टेबल के फॉर्मेट में लिखिए, बनाइए, और उसके बारे में एक दो लाइंस जो बेसिक आपको पता हो वो, क्योंकि 2 या 3 मार्कर में आएगा या 1 मार्क में आ जाएगा ये क्वेश्चन, इस तरह नहीं आएगा। तो वाई डू वी फॉल इल फ्रॉम क्लास 9 ऑफ चैप्टर 13, ठीक है, सफिशिएंट। अभी आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या पार्ट है, आप 8, 9, 10th में इसे धीरे धीरे पढ़ते हुए आओगे, ठीक है, बट इसमें से कुछ जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिनके लिए थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट में नाइट्रोजन की कोई भी गैस अवेलेबल नहीं होती है, वो सिर्फ एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए होती है, ये बेसिक बात ही पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हो गया, ये जो PM 2.5, PM 10, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल, स्मोक, ये लंदन स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये सारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, एंड इसी से एक और लिंकेजेस करके था, ये वाला, व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ टू प्रोटेक्ट इट, एंड डिप्लीशन कैसे हो रहा है, क्या अभी रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है। मेरे हिसाब से आपको टीचर बनाने का तरीका ये है, डिस्क्रिप्टिव देने के बाद में इन लोगों का, कि आपको
एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए रादर देन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला जो रिसोर्सेज या एनवायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, उसमें आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जितने अच्छे एग्जाम्पल, जितना रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हो वो डालना, क्योंकि उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में बायोजियो केमिकल रिएक्शन साइकिल की बात करें, ये पूरा आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सब पे एक एक पेज का नोट्स सफिशिएंट है। अगर नहीं मिलता है तो आप डाउनलोड करो साइकिल्स को, उसको ड्रॉ करो, उसके साइड में नोट्स लिखो और उसको अपने नोट्स के फॉर्म में रखो और इसी को रिवाइज करो। ये 4 टॉपिक है, इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाना है। सेम वैसे ही उसमें नीचे दिया हुआ है बायोजियो केमिकल साइकिल, उसी को बाइफर्केशन, तो इसके बियॉन्ड आपको कहीं नहीं जाना है फॉर दिस। और ये आपको सारा का सारा इंटायरली मैंने आपको बता ही दिया होगा, 9th 10th में मिल ही जाएगा, ठीक है। देन हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ये सब एक तो 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लास्ट के चैप्टर्स में इकोलॉजी करके जो है उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 8, 9, 10 से ही कवर हो जाएगा अच्छा खासा, उसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत है नहीं। देन इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स, नीड फॉर, व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द कॉजेज, ये सब चीजें, व्हाट, व्हाई, हाउ टाइप का क्वेश्चन जो बनता है ना, वो आप अपने आप से भी एनालिसिस करा करो कि अगर ऐसे आएगा तो हम क्या लिखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। तो वो सब आप पढ़ लो 9, 10 से, मतलब 9, 10 से चैप्टर 15 सफिशिएंट है। तो आई थिंक दिस इज द इंटायर सिलेबस जो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे कौन सा चैप्टर प्रेजेंट है और किस, आपने पूरे सिलेबस में ये तो नोटिस कर लिया होगा कि 8, 9, 10 के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। 11th क्लास से केमिस्ट्री सेक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट है, 12th का भी पार्ट इतना नहीं है। एप्लीकेशन बेसिस अगर जाना चाहो या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जाना चाहो तो आप 12th को रेफर कर सकते हो, अदरवाइज तो 11th इज सफिशिएंट। 11th के कुछ पार्ट तक इज सफिशिएंट, 10th तक तो आपको थॉरो रीडिंग एनी हाउ करनी ही करनी है, लाइन बाय लाइन फॉर द एनसीईआरटी पार्ट। बेसिक है कि इनिशियल डेज में आप इतना कर लो, ठीक है, कि आप सिलेबस को ब्रेक डाउन करके उसके टॉपिक्स को रीड कर लो, जो टॉपिक रह जाए उसको मार्कर से मार्क करके साइड में रखो, और उस पे अगर कुछ नहीं कंटेंट अवेलेबल हो रहा है किसी बुक्स के थ्रू तो आप उसको ऑनलाइन सर्च करके उस पे आधा पेज का कंटेंट बना के रख लो, ठीक है। Now let us move towards the descriptive part, which is the second part of the video, which is content approach and what are the division between MCQ and descriptive part. इतना हमें पता है कि टीयर 2 में आपके 40 MCQs आने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस आने, मतलब 60 मार्क के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, इतना हमें पता है। 40 MCQs के लिए आपके पास इनफ कंटेंट है। इनफ कंटेंट मेरा मतलब है आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपना कंटेंट पढ़ सकते हो, बहुत सारे PYQs अवेलेबल हैं जिनसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको फेच कर सकते हो इजिली, इसमें मार्क्स इजिली फेच कर सकते हो अनटिल अनलेस क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के ना बने हो, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसमें 0.25 दैट इज 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। आपके पास टोटल 180 मिनट्स है, जिसमें से अगर आप 30 मिनट अपने MCQs को में देते हो तो आपके पास 150 मिनट है 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 15 क्वेश्चन जरूरी नहीं है 15 भी हो, मैं उसका बाइफर्केशन अभी आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इसको तो आप समझ लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, जितने हो सकते हैं PYQ सॉल्व करिए। मेरे पास CGT साइंस की ये बुक है, इसके PYQs 2000 PYQs दिए हुए, इसमें DSSS KVS NVS सबके क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से वो सफिशियंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसमें से सब कुछ ही स्कोर करके आ पाओ, लेकिन ये मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया है, बच्चे मोस्टली इसमें गलत नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या दिक्कत है, डिस्क्रिप्टिव में ये हो सकता है कि वो एग्जामिनर पे उसकी डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कैसे आपको मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसको अच्छा लग रहा है आपका आंसर, उसके हिसाब से आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिए, डायग्राम अच्छे से डाला है, हर एक पार्ट का डिवीजन एकदम सही है, वर्ड लिमिट विद इन वर्ड लिमिट है, कटिंग नहीं है, बहुत नीट पेपर प्रेजेंट किया है, तो हो सकता है वो आपको पर क्वेश्चन में, अगर 4 मार्क का एक क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन में आपको 3 दे दे, 3.5 दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर उसे नहीं पसंद आए तो 2, 2.5, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं दे, तो वो एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पे है, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से स्टैंडर्ड कंटेंट दे सकते हैं। सब्जेक्टिव का यही ड्रॉबैक होता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके कंट्रोल में MCQ होता है, क्योंकि आप उसमें गलत करोगे तो आपको पता है, नहीं गलत करोगे तो आपको पता है। उसके पास डेटा आपके पास एक्यूरेसी के साथ होता है, इसका आपके पास डेटा एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें हमें क्या करना है, तो हाउ टू स्कोर हाई, तो उसका डिविजन कैसा है। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है 15 क्वेश्चन है, 60 मार्कर,
ठीक है। 60 मतलब 44 मार्क का एक क्वेश्चन होगा तो 60 मार्क्स बनेगा। इसमें मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने 3 से सेक्शन में डिवाइड किया हो सकता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स तो हमें पता है 10th के बियॉन्ड जानी नहीं है, 11th और 12th यहाँ पे हो सकता है। बायोलॉजी में 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। इसके 5 सेक्शंस को उसने एक क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड डाला होगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में डाला होगा, एक क्वेश्चन उसने शॉर्ट फॉर्मेट में बट डेफिनेशन या फिर 1 मार्कर ईच लेबलिंग या क्लासिफिकेशन या फ्लो चार्ट या फिर एग्जाम्पल्स या इन एप्लीकेशन पार्ट, ऐसा उसने कुछ पूछ लिया होगा। एक क्वेश्चन वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए दे देगा, जैसे कि आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताना है, जेनेटिक्स के बारे में बताना है, या फिर आपको क्लासिफिकेशन करना है, उसके एग्जांपल्स देने हैं, या फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है बिटवीन सेल्स, तो 2 मार्कर वो डाल दिया, 2 मार्कर किसी और के होमोलोगस एनालोगस डिफरेंशिएशन डाल दिया। तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में डेफिनेटली 1-2 एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज मेरा मतलब 1-2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला असर्टिव रीजन टाइप का क्वेश्चंस देगा वो, कि उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि दिस रिएक्शन हैपेंस फॉर दिस रीजन, आप उसको रीजन जस्टिफाई करिए, तो वो आप अपने वर्ड्स में दोगे। जैसे कि इनके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले पार्ट में मेंशन भी है कि उन्होंने एक एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोला है एंड बोला है कि आप बताओ कि हाउ यू जस्टिफाई दिस पार्ट। ठीक है, उसके क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बुक जब आप रीड करोगे तो चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें भी आपको जस्टिफिकेशन मांगा है फ्रॉम योर साइड अलोंग विद द कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दैट यू सी। तो ये वाला सेक्शन में भी सेम है, इसमें भी आपको सर्किट ड्रॉ करके दे दिया और आपसे पूछ लिया कि चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, या फिर आपको डेफिनेशन पूछ ली, लॉस एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया, या फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूछ लिया। तो ये एप्लीकेशन पार्ट इसमें ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये तो डिवीजन हो गया, ये एग्जामिनर का डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन कम बुकलेट कैसे होगी कि आपके सेम ही बुकलेट में एमसीक्यू वाला पार्ट दिया होगा, ओएमआर आपको शायद प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें आपको यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे ओएमआर को फिल करना होगा, और सेम ही बुकलेट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे कि एक पेज पे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चंस खुद ही लिख के दे देंगे, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा। क्या पता आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए, अगर ऐसा होता क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते तो उनके पास 2 क्वेश्चन उनको देने पड़ते, एक एमसीक्यू का अलग देना पड़ता है, किसका अलग देना पड़ता मेरे हिसाब से, जिसमें इसमें आपको आंसर सबमिट करना होता, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो जाती, तो वो एक ही में करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया और आपको आंसर के लिए एक पेज एलोकेट कर दिया, इतना आपके पास पेज है, इसमें आप करो। तो अब आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन उन्होंने 2 मार्कर, 3 मार्कर या 4 मार्कर उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं वो बनाया है। अगर उन्होंने कर दिया है डिफाइन दीज टर्म्स, तो उन्होंने 1, 2, 3 टर्म लिख दिए, तो उसके लिए आपको 4-5 लाइंस दे दी। तो अगर 2 मार्कर है तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 वर्ड में उसे डिफाइन कर देना। 3 मार्कर है तो भी आपको 50 वर्ड के अंदर डिफाइन कर देना। लेकिन अगर 4 मार्कर है तो आप 80 वर्ड से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम भी तो बनाना है, हर एक क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करना है डायग्राम को, फ्लो चार्ट को, जैसे भी पॉसिबल हो सके। ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप फ्लो चार्ट और डायग्राम दोनों डाल सकते हो एक वीडियो में, मतलब वीडियो में बता रही हूँ, अपने कॉपी में। ठीक है, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपसे पूछ लिया उन्होंने कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, तो यहाँ पे आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है, डाइजेशन पूरा बनाना है, यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है, यहाँ पे कंक्लूजन के लिए 1-2 लाइन डालनी है, इंट्रोडक्शन अपना लिखना है क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये पार्ट को आपको बॉक्स कर देना है, इसमें फिगर दिस करके लिख देना है। तो ये इंटायर ऐसा पेज आपको कवर करना है, तभी आपका प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा। मैं अभी आपको एक स्टूडेंट की कॉपी भी दिखाऊंगी जो बोर्ड की टॉपर की कॉपी है, वो लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है, तो मैंने वहां से डाउनलोड की है। तो वो आप देखोगे कि वो कितना नीटली उसने प्रेजेंट किया है, इसलिए वो टॉपर है। ठीक है, तो ये सेक्शन तो हमको समझ में आ गया कि कैसा डिविजन है मार्क्स का। ठीक, आपको इस तरीके से आपको पैटर्न करना है कि अगर आप इसमें अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर ले रहे हो, मेरे हिसाब से अगर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी अगर 25 to 30 क्वेश्चन यहाँ से आप सही कर दे रहे हो तो आप पॉजिटिव में हो। और इसमें अगर आपका नीट प्रेजेंटेशन है तो 60 में से आप 40 भी स्कोर कर सकते हो, 50 भी स्कोर कर सकते हो सकता है 30 भी स्कोर कर सकते हो। तो ये एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपके डिस्क्रिप्शन पे है, कितना आप सुंदर बना के आंसर को लिख सकते हो और कितना स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये दोनों पार्ट हमने ऐसे कवर कर लिया। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट की कट ऑफ क्या रही है, पोस्टिंग कहाँ है, पेपर पैटर्न क्या है, मतलब पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आए, अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, मेन पार्ट दैट इज की कट ऑफ क्या रहा, पोस्टिंग क्या रहा और कैसा पेपर आता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये तो पीजीटी वाला सेक्शन है, जो उसके पीजीटी के मार्क्स जिसको चेक करने हैं वो ऐसे चेक कर ले। 2023 का सिलेक्शन है ये ईडब्ल्यूएस का, तो ये मैंने डाउनलोड किया उससे। हमें देखना है साइंस, टीजीटी साइंस का क्या रहा है। जनरल के लिए 61.75 कट ऑफ रही, ईडब्ल्यूएस के लिए 55.5, ओबीसी के लिए 57 एंड सो ऑन फॉर दी अदर कैटेगरीज। तो आप देख सकते हो कि कितना कम पे भी सिलेक्शन हुआ है अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया होगा। लेकिन उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव एंड स्किल टेस्ट था, सिर्फ एक ही पेपर था, टायर 1 ओनली, टीयर 1। सब लोगों ने मुझे करेक्ट किया, टायर नहीं होता है, टीयर 1। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग, वो एनीवेज वो छोड़िए। तो फिर ठीक है, ये था सिलेक्शन जिनका हुआ है उसका 60% तक कट ऑफ गया है आउट ऑफ 100। अभी क्या है, सेम आई थिंक इस बार भी जाने वाला है, मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है। अब देखो, ये था पेपर, मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है डीओई की वेबसाइट से, डिपार्टमेंट दिल्ली का है ये। तो इसमें कैसे आता है, देखो इन्होंने भी सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है कि 3 मार्कर है इनके, 2 मार्कर है, और ये सब सेक्शन में भी दिया हुआ है इन्होंने। देखो आप, मैं दिखाती हूँ क्वेश्चंस, देखिए कैसे। सेक्शन ए में इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि हायर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपको किस में यूज होता है। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट क्या है, या फिर डायग्राम के फॉर्मेट में दी, फिजिक्स का है, फ्लो ऑफ एसिड रेन इन वाटर मेक सर्वाइवल एक्वेटिक इन द रिवर डिफिकल्ट, हाउ डज इट हैपन। तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए दे दी केमिकल रिएक्शन को, एक ड्रॉ करने के लिए डायग्राम को दे दिया, एग्जाम्पल पूछ लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये तो मतलब मुझे लगता है रिएक्शन वाले पार्ट से तो आपको एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो आपको एमसीक्यू में पूछेगा या मेंस में पूछेगा तो पूछेगा ही डिस्क्रिप्टिव में, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी पुअर कंडक्टिविटी होती है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब आप देखो एक क्वेश्चन दिया, इनके सब पार्ट्स दे दिए उन्होंने, 3 सब पार्ट दे दिए, 1 मार्कर ईच हो गया। ऐसे हो सकता है कि हमें भी एक क्वेश्चन पूछे लेकिन उसमें 4 पार्ट दे दे, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ये सब तो उनके पैटर्न था, मतलब क्लास 8th का है ये पेपर। तो ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट उन्होंने पूछ लिया, रीजंस पूछ लिए, जिससे मैं आपको बता रही थी ना सर्सन रीजन कैसे देगा, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, अब आपको बोला कि जस्टिफाई करो। तो ऐसे ही इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। प्रेस बायोफिया क्या होता है ये आपको डिफाइन करने के लिए, मतलब सिंपल डेफिनेशंस भी, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये पूछ ली। तो सेम ऐसे ही पैटर्न है, इन्होंने तो पूरा टेबल दे दिया, फिर उसके एलिमेंट्स के ग्रुप के नाम पूछ लिया, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज पूछ ली, कहाँ से क्या फ्लो होता है, किसमें इंक्रीज होता है, किसमें डिक्रीज होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए। केमिकल और उसकी डिस्कवरी पूछ ली। तो लिथियम पोटेशियम इनका एवरेज मास क्या होता है ये निकालने के लिए पूछ लिया। ये सब आपको 10th की एनसीईआरटी और 9th की बेसिक एनसीईआरटीज में मिल ही जाएगा। तो ये सारा पार्ट तो बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके का पैटर्न ऐसा आ सकता है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सेक्शन इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग, एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कैसे हेल्प करता है फूड ऑब्टेन करने में, लिमिटेशंस एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एनर्जी विंड और टाइड से कैसे करते हैं, इसमें डायग्राम दे सकते हो बहुत सुंदर सा इजी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोगैस पूछ लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं वो उस वाले पार्ट से जो हमने देखा। फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब मैं आपको बता रही थी ना कि आपको इन्होंने तो 2 मार्कर दे दिया है। 0.5 का मैंने बताया था ना कि 0.5 का आपसे पूछ लेंगे कि आपको 2 लाइन लिखनी है। तो आपको पूरा ब्लड वेसल्स इसमें डिफाइन नहीं करना है। आप चाहो तो 1 मार्कर के लिए एक डायग्राम बना दो, मतलब 0.5 मार्क का है तो एक डायग्राम छोटा सा बना दिया, प्लेटलेट्स का, एलियम का, हार्ट का, किसी का भी रफ डायग्राम, मतलब स्केच ऐसे ड्रॉ करके, कंपार्टमेंट ड्रॉ करके और मेन वो कंपोनेंट लिख दिया। लेबलिंग बहुत जरूरी है, बिना लेबलिंग के तो आपका आंसर बकवास है, ठीक है। लेबलिंग जरूर करना है और सिर्फ रोल को लिख दिया 1-2 लाइन में पॉइंट वाइज कि फंक्शन ये होता है, रोल ये होता है, दैट इज इट। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मार्क्स भी फुल मिल गए मेरे हिसाब से तो मिलने चाहिए। मैं अगर चेक करती हूँ तो देती ऐसा। डिफरेंशिएशन बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, मैंने होमोलोगस एनालोगस पूछा था, इन्होंने सॉरी इन्होंने रेस्पिरेशन का पूछ लिया, ठीक है। ओजोन का देखो, मतलब ये तो ऐसा है, मैंने बताया ना, जो मैं कंटेंट बनाती थी पहले, यूपीएससी वगैरह का कंटेंट मैं क्रिएट करती थी, तो इनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए। एक टीचर का माइंड किस फ्रेमवर्क में काम कर रहा है इनको वैसे चाहिए, इसीलिए तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव से हटा के डिस्क्रिप्टिव लाया। डिस्क्रिप्टिव में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, थ्योरेटिकल होगा लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होगा।
तो उन्होंने ऐसे पूछा है डैमेज क्या हो रहा है, कॉजेस क्या है, हाउ विल यू मिटिगेट इट, ऐसा करके। मेंशन द रोल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, सिंपल क्वेश्चन बट 5 मार्कर। इसमें आपको डिटेल में एटलीस्ट 5 पॉइंट अंडर ईच देना है। ये हो गया एक पैटर्न। ये क्लास 10th बोर्ड का एनसीईआरटी का है, ठीक है। इनके देखिए, इसका मैंने, हाँ इनका देखिए, 2 मार्कर के लिए 30 से 50 वर्ड्स की डिमांड की है, 3 मार्कर के लिए 50 to 80 वर्ड्स की डिमांड की। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि 4 मार्कर के लिए आपको, अगर उसमें आप डायग्राम भी लिख रहे हो, डायग्राम भी डाल रहे हो, तो आप एटलीस्ट 60 to 90 वर्ड्स लिख के आओ एटलीस्ट, क्योंकि जब 3 मार्कर में 80 वर्ड तक की लिमिट दे रहे हैं तो 4 मार्कर में तो इतना जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 5 मार्कर में 80 से 120 के बीच की बात कर रहे हैं, तो आपको 90 to 95 वर्ड तक खींच लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो देना ही पड़ेगा। फॉर 4 मार्कर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कितना चाहिए इनको। ये देखिए 1 मार्कर जो भी करेक्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें से कौन सा है मार्क करो। ऐसा पेपर जैसे बोर्ड का पेपर नहीं होता है, इसमें ही एमसीक्यू है, इसी में देखो क्वेश्चंस भी इसी में है। नीचे ये देखिए, ये क्वेश्चंस सेम ऐसी आपकी बुकलेट आने वाली है जैसे सीबीएसई बोर्ड की होती है। एमसीक्यू भी उसी में दिया है, ओएमआर आपको अलग से दी जाएगी, उसमें फिल कर दो और इसी बुकलेट के अंदर अपने आंसर्स को मार्क कर दो। असर्शन रीजन यहाँ से नया पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास 10th में कैसे पूछ रहा है, मतलब 10th का बोर्ड का पेपर है, इसमें कैसे पूछ रहा है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक, ये देख लो आप। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ ये हमारे इसमें क्या है, इसमें और वाला सेक्शन दिया है कि आप चाहो तो ये अटेम्प्ट कर लो, चाहे आप चाहो तो ये अटेम्प्ट कर लो। हमारे केस में ऐसा नहीं होने वाला है, हमारे में जो दिया है वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा अपने को, तो उसके लिए बट आप क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसमें से क्या क्वेश्चन बन रहा है वो जब तक नहीं पता होगा तो हमारा आउटकम अच्छा नहीं आता है। तो ये आप इससे देख सकते हो कि इन्होंने कैसे पूछा हुआ है, किस क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया है कि रीजंस व्हाई हार्बीवोरस एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस एनिमल्स, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड पर 2 मार्कर 1 मार्कर ईच। आपको 2 लाइन लिखनी है, 2 से 3 लाइन लिखनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं दोनों हार्बीवोरस कार्निवोरस के। फिर although pepsin and trypsin are both protein of digestive enzyme yet they differ from each other, justify your statement, justify करना सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड। एग्जाम्पल्स डालो, barium chloride reacts with aluminium sulfate, aluminium chloride with barium sulfate are formed, state this type of reaction, simple। इन्होंने फ्लो चार्ट दे दिया है, डेडली पोजीशन, एटमॉस्फेयर टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस, ये देख लो। ये पैटर्न सिर्फ आप देखो कि पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में पार्ट्स में दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1 करके 2 मार्कर के 2 ऐसे करके आपको भी मिलेगा पेपर, तो उसमें आपके डिविजन्स होंगे। सेम गोज फॉर दिस। ये तो आपका सारा सेक्शन, आप 10th क्लास आप क्या कर सकते हो, उसको 10th सीबीएसई 10th के पेपर ऑनलाइन जाओ, उसमें डाउनलोड करो और उसके पेपर का पैटर्न देखो, जो भी सिमिलैरिटीज आपको 2-3 साल में दिख रही है क्वेश्चन के टॉपिक में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इवोल्यूशन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दिख रही है, फॉर एग्जांपल आपको मेंडलीव दिख रहा है, या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिख रहा है, तो वो सारे जो कॉमन चीजें हैं उनको एक सेपरेट टॉपिक लिखो अपने उस पे, और उस पे तो डेफिनेटली अपना मेंस का आंसर प्रिपेयर कर लो। 2 मार्कर भी कि अगर डेफिनेशन पूछा तो 2 मार्कर का मैं ऐसे लिखूंगा, अगर एग्जाम्पल पूछा तो मैं ये एग्जाम्पल डालूंगा, डायग्राम पूछा तो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा या करूंगी। तो ये अपना तो ये नोट्स इस फॉर्मेट में तैयार करके रख लो और उसे रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। ये तो आपका प्री प्रिपरेशन है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको तो कोई सिलेक्शन लेने से रोक ही नहीं सकता। तो ये सिंपल सी चीज है, ये आप कर लो, ठीक है। आप चाहो तो फिर मैं डेली एक क्वेश्चन को लिखकर उसके जो भी क्वेश्चंस जो मुझे टॉपिक कॉमन लगे उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली लिखकर डायग्राम के साथ डाल भी दूंगी एक वीडियो के थ्रू। तो अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना लूंगी। और हाँ, जो एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं एनसीईआरटी में 10th में दी है, 9th में दी है, या फिर 11th 12th तो चलो इतना प्रेफर नहीं करेगा, फॉर द टीजीटी पार्ट में बोल रही हूँ, पीजीटी वाले प्लीज रेफर करें। टीजीटी में जो भी एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनके एक्टिविटीज को तो पढ़ लो, क्योंकि एक्टिविटीज में कभी कभी पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है,
जैसे उन्होंने बोला कि ये रिएक्शन फॉर्म करनी है, हमने आयरन सल्फाइड डाला या फिर एल्यूमिनियम के साथ में सल्फाइड डाला तो क्या रिएक्शन निकला, तो वो सब लिखा हुआ है उसके नीचे, तो वो तो पढ़ ही लो क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। और पिछली EMRS में ये वाला क्वेश्चन पूछे भी गए। ठीक है, ये हो गया। ये हरियाणा PGT का पेपर है जो मैंने डाउनलोड किया था। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, ये टीचर्स मतलब ये स्पेसिफिकली फॉर हायर क्लास है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न मैं दिखाने के लिए सिर्फ इसे डाउनलोड किया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर पूछ लिया, या डिराइव एन एक्सप्रेशन पूछ लिया, फिर चेंज इन फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एनर्जी, और व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ, और इसके बीच में डिफरेंशिएशन, अमेल्गमस, मतलब ये लेंथेनाइड का, ये सब हायर क्लास का है, मतलब क्लास 12th की है ये। सॉइल पोल्यूशन ये कॉमन है, हमारे सिलेबस से बेस्ड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, ये सब इनके जो हायर लेवल है वो पढ़े। PGT वाले तो डेफिनेटली इस पेपर को रेफर करें जो हरियाणा वाली है। हरियाणा ने जो पेपर कंडक्ट कराया है उसे डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को आप देखिए, वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये भी सेम दोनों ही पैटर्न था, मतलब दोनों पेपर मैंने बहुत सारे पेपर डाउनलोड किए थे, उनमें से 2 मैंने आपके लिए करा। अब बात करते हैं कि टॉपर की कॉपी कैसी थी। ये 2008 की मुझे मिली है टॉपर की कॉपी। इसमें इसने कितने नीटली और कितने सिंप्लीफिकेशन से मेंशन किया हुआ है ये 1 मार्कर क्वेश्चंस। देखो, सीरीज में अरेंजमेंट इज नॉट यूजफुल फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस बिकॉज सिंपल वर्ड्स yet impactful with the diagram, examples, simple explanation. Flow of acid rain water into river makes the survival of aquatic life in the river difficult because, ये पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट उसने एज इट इज लिख दिया है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसका स्टेटमेंट उतारा, बिकॉज सिर्फ एक वर्ड ऐड किया, एसिड रेन वाटर हैज pH below 5.6 application, hence it reduces the pH of the river water. Simple, nothing, no इधर उधर का जागरण, नथिंग, सिंपल लाइन, उसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी पार्ट। ठीक है, उसकी रेंज मेंशन की, इसीलिए सर्वाइवल डिफिकल्ट है। ठीक है, इन्होंने तो थोड़ा कटिंग की है बट इसकी हैंडराइटिंग अच्छी तो शायद इसलिए मिला है इसको। रिएक्शन डायग्राम इसने हर जगह इनकॉर्पोरेट किए और इसने प्रेफर किया है कि पॉइंट वाइज लिखे। प्रॉपर्टीज पूछा तो प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाली, पॉइंट वाइज लिख दिया डायग्राम। और क्योंकि ये कलरफुल फॉर्मेट में नहीं था तो मेरे हिसाब से तो इसने 2 कलर्स का यूज किया होगा, ब्लैक कलर से हेडिंग यूज की होगी और इसने पॉइंट्स जो लिखे ये ब्लू पेन से यूज किए होंगे। सेम उसी के लिए उसने, देखो आप कितना छोटी छोटी चीज को भी ये ड्रॉ करके मेंशन कर दिया है। केमिकल फॉर्मूला सिंपल, अच्छा ये केमिस्ट्री का आंसर है। डायग्राम, डिफरेंशिएशन, 2 पॉइंट्स, नथिंग एल्स। ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। 2 एग्जाम्पल, टोस्टर्स आर मेड ऑफ अलॉय। ये आप पैटर्न समझ रहे हो ना, देखो नीटनेस, तब ये पेपर चेक करने में लिटरली अच्छा लगे टीचर को भी। इसने लेबल नहीं किया है, बॉक्स नहीं है, ये आपको करना है कि आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो, उसको ट्राई करो कि बॉक्स कर दो, उसका फिगर नेम लिख दो, उसका एक्सप्लेनेशन। ये तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में उसने दिया हुआ है। कंक्लूजन, सी कितने अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो एग्जाम्पल्स। ये तो क्योंकि देखो अब आप टीचर आपसे ये एग्जाम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल ही बच्चे की तरह आंसर लिख के आ जाओ, क्योंकि इसने जो आंसर लिखा है वो पिन पॉइंटेड लिखा है कि ठीक है ये होता है तो इसका आंसर ये। बट आप एक टीचर हो, आप एक ज्यादा अच्छे अथॉरिटी हो समझने के लिए, लिखने के लिए, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप जो आंसर लिख के आ रहे हो उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, एज इट इज वर्बेटिम तो नहीं लिख दे रहे हो। जैसे कि अगर उसने क्वेश्चन लिखा है दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, तो आप भी लिख रहे हो हाँ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल, ये नहीं, आपको वो समझाना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। वो आप ऐसे नहीं समझोगे, जब आप एक क्वेश्चन को खुद से लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या मिसिंग है और क्या लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप समझो। ये तो स्टूडेंट की कॉपी सिर्फ रेफरेंस के लिए कि इसने नीटली कितना प्रेजेंट किया, और जहां एग्जाम्पल, रिएक्शंस, डायग्राम, पॉइंट वाइज जो हो सकता था एक कॉपी में वो सब उसने इनकॉर्पोरेट किया, इसीलिए कॉपी है। देखो डायग्राम, लेबलिंग, टीचर ने जो मार्किंग की है मुझे लग रहा है, देखो एक एक लेबल उसने देखा है, ये बहुत अच्छे से उसने सब कुछ लेबल किया हुआ है। डायग्राम थोड़ा नीट भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन लेबलिंग है तो उसने मार्क्स दिया है इसको। अब नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब लास्ट पार्ट ये है वीडियो का
कि पोस्टिंग क्या है, कितने जगह पे स्टेट्स में कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है इसकी। तो ये लास्ट सेक्शन तो इस चीज के लिए है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन स्टे एंड दोज हु आर नॉट कैन लीव। ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि वो पूरा ही ट्राइबल एरिया है। देखो गुजरात में भी कम है, नहीं गुजरात में भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ये देखिए गुजरात वाला पार्ट भी काफी ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में कम है, जम्मू एंड कश्मीर में कम है, झारखंड में बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही मुझे लगता है काफी ज्यादा है। देखो अरे वाह, झारखंड में सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा झारखंड में, उसके बाद लद्दाख, एमपी में सबसे ज्यादा होगा। यस, क्योंकि एमपी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर, महाराष्ट्र में ज्यादा होगा। देखो मणिपुर, मेघालय, यूपी है कि नहीं, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उड़ीसा में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ओ माय गॉड, 4 पेजेस में, 5 पेजेस में, इसका मतलब उड़ीसा में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सबसे ज्यादा स्कूल है, वैकेंसी का मतलब ये सबसे ज्यादा स्कूल्स वहां है, तो पोस्टिंग के चांसेस वहां ज्यादा हो सकते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में कम है, त्रिपुरा में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है, काफी कम रीजन है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है उनके लिए ये है बहराइच, खीरी, ललितपुर, सोनभद्र, बस 4-5 डिस्ट्रिक्ट। देहरादून में बहुत कम है, मतलब उत्तराखंड में बहुत कम है, देहरादून में है, उधम सिंह नगर में है, बस वेस्ट बंगाल। सो दैट इज इट, आई हैव डिस्कस द इंटायर डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा भी कुछ और डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल बाइफर्केशन ऑफ चैप्टर्स लेके आऊं और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी कराऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कर दो। मैं उसमें हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस को लेके पढ़ना शुरू कर दिया, उसके साइड में अपने क्वेश्चंस को मेंशन करके लिख दिया है। मैं एम्प्रेशन होलिस्टिक फॉर्मेट में करना बहुत जरूरी है, इंटरलिंकेजेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करो और उन्हें नोट्स के फॉर्मेट में लिख दो, ताकि आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होता रहे। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही पार्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, दोनों ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको स्कोर अच्छा आएगा। और इसमें स्कोर करने के बाद ही सिलेक्शन, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं है। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि 60% से ऊपर सिलेक्शन जा रहा है तो जाएगा ही, मतलब आई डोंट थिंक सो एट एनी कॉस्ट कि 60% से बियॉन्ड जाएंगे। स्टूडेंट ज्यादा है लेकिन 60% से बियॉन्ड जाना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है फॉर टीचर। आप इतनी अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हो, आप इतना कंट्रीब्यूट करने वाले हो टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो स्टूडेंट्स अच्छे समझे, इसीलिए एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। तो आप अगर उस चीज के लिए इतना फोकस्ड हो तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जितना मेहनत हो सकता है आप कर सकते हो। इसमें अब दिक्कत बस ये हो सकती है कि टाइम बहुत कम है, और दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ वर्किंग वुमेन है, कुछ मदर है, कुछ शायद हाउस होम मेकर है, तो उन हाउस वाइफ्स है, मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, तो उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट दिक्कत होता है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट स्मार्ट वर्क करो। आप अगर दिन में सारे अपने टाइम इतना अलोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप रात में पढ़ाई करने का ट्राई करो। ट्राई टू रिड्यूस योर स्लीपिंग आवर सो दैट आप अपने कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर हर एक चैप्टर एक दिन में भी कर रहे हो या 1 घंटा एक चैप्टर को दे रहे हो और मिनिमम 5 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए एनसीईआरटी कवर करना मुझे लगता है 1 वीक के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 1 वीक तो काफी ज्यादा मैं बोल रही हूँ, लोग इससे कम में भी कर रहे हैं। तो अगर आप इतना टाइम डेडिकेटेडली दे पा रहे हो देन प्लीज गिव इट, क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि पहली बार हो रहा है, थोड़ा हो सकता है कि वो भी आपको इतना हार्ड मार्किंग नहीं करे, तो ट्राई करिए कि टू गेट इनटू इट। एंड जितना मेरी तरफ से हेल्पफुल हो सकता है, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली डू इट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक अच्छा सोसाइटी का पार्ट बनना चाहती हूँ, तो आप सब जो ऑलरेडी इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना नॉलेज है जिनके पास में, इतना बेस उनका अच्छा है, तो वो तो डेफिनेटली सर्विसेज में होने चाहिए। मतलब टीचर आप डेफिनेटली होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज स्टार्ट रीडिंग and take it as a competition also and prepare the best, and all the best, and do comment and please follow my channel so that we can together build something good.